टॉपिक है कार्नोट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम। तो सबसे पहले कार्नोट इंजन को देखते हैं। कार्नोट इंजन को हम आइडियल हीट इंजन भी कहते हैं, या इसे हम हाइपोथेटिकल हीट इंजन भी कहते हैं। तो सबसे पहले जिसने इसको डिवाइस किया था उस साइंटिस्ट का नाम था सादी कार्नोट, या सादी कार्नो भी बोलते हैं। 1824 में इसने इसको डिवाइस किया था। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग 1824 है, लेकिन मैंने जो देखा है वहाँ ये गूगल के ऊपर वहाँ पे 1840 भी लिखा हुआ है। तो हमने बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपके पेपर चेक होते हैं। तो ये जो हमारे पास जो कार्नोट इंजन है, ये क्या आप लोगों के पास हाइपोथेटिकल हीट इंजन है। हाइपोथेटिकल हीट इंजन से मुराद आप लोगों के पास ये थ्योरेटिकल है, ये रियल में उसने कोई इंजन नहीं बनाया था। उसने एक ख़याली तौर पे एक इंजन डिवाइस किया था और उसका उसने कंस्ट्रक्शन बताई थी और उसका प्रोसेस बताया था। उसने कोई एक्चुअल में कोई इंजन नहीं बनाया था। तो ये इंजन जो है हमारे पास आइडियल इंजन भी कहलाता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ दो प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, एक आइसोथर्मल और दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसकी कंसिडरेशन मतलब इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारे पास इसको बनाने के लिए 3 या 4 मेन पार्ट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या होता है, आप लोगों के पास इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग स्टैंड होना चाहिए। मतलब एक बड़ा स्टैंड होगा इस तरह का, जो क्या होगा, इंसुलेटिंग होगा। अब आपको पता है इंसुलेटर ऐसी चीज़ होती है जो हीट को कंडक्ट नहीं करती, ठीक है। तो उसे हम नॉन कंडक्टिंग भी कहते हैं। तो इस स्टैंड को हम इंसुलेटिंग स्टैंड भी कह सकते हैं या नॉन कंडक्टिंग स्टैंड भी कह सकते हैं। दूसरा, इसके ऊपर जो हमारे पास, अच्छा अब इसमें से हीट कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जो इंसुलेटिंग स्टैंड है। दूसरा हमारे पास जो है, हमारे पास क्या होना चाहिए, हॉट रेजरवायर होना चाहिए। अब हॉट रेजरवायर से मुराद इसके पास आपके पास हीट होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट होगी। रेजरवायर है, ये आप एक फैंसी नेम कह सकते हैं बहुत बड़ी चीज़ का। ये ऐसे है कि आप लोगों के पास अगर कोई दरिया बह रहा हो, उसमें से अगर 1 कप आप पानी का ले लें तो उसकी अमाउंट पे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या उसमें एक पानी मतलब 1 कप पानी ठंडा, 1 कप पानी वहाँ से निकाल लें, ये 1 कप उसमें ऐड कर दें, तो आप उसकी जो क्वांटिटी है, दरिया की पानी की जो क्वांटिटी है, उसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह जो आप लोगों का पार्ट ये हॉट रेजरवायर है, इसकी हीट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब इसकी हीट इतना ज़्यादा होती है कि आप लोग इसमें से अगर थोड़ी सी हीट ले भी लें तो इसकी हीट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसका जो टेम्परेचर होता है हॉट रेजरवायर का, T1 टेम्परेचर होता है, उसकी जो हीट होगी उसको क्या नाम देंगे आप लोग, Q1 का नाम दे देंगे। और इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो इनफिनाइट होती है। और इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, हीट सोर्स का, ठीक है। सोर्स का नाम दे सकते हैं या हीट सोर्स का नाम दे सकते हैं। दोबारा एक मरतबा सुने कि आप लोगों के पास जो हॉट रेजरवायर होता है उसकी जो उसके पास जो हीट होती है उसको Q1 का नाम दिया जाता है, और हॉट रेजरवायर का टेम्परेचर T1 होता है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, हीट सोर्स भी कह सकते हैं। और ये रेजरवायर का जो वर्ड है एक फैंसी नेम है बहुत ही बड़ी चीज़ का, ठीक है, जिसमें से अगर कोई चीज़ ऐड भी की जाए या किसमें उसमें से कोई चीज़ निकाल भी जाए तो उसकी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इसकी हीट इतनी ज़्यादा होती है हमारे पास, या टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि अगर इसमें से अगर थोड़ा सा टेम्परेचर ले भी लिया जाए तो इसके टेम्परेचर पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। तो यही बात हमने लिखी हुई कि हमारे पास एक, अच्छा दूसरी जो हमारे पास एक और इसका जो हमारे पास पार्ट है आइडियल हीट इंजन का, या आप लोगों के पास कार्नोट इंजन का, वो हमारे पास क्या है, कोल्ड रेजरवायर। अब कोल्ड रेजरवायर जो हमारे पास है वो उसकी भी जो हमारे पास हीट कैपेसिटी है वो क्या है, इनफिनाइट है, ठीक है। और उसका टेम्परेचर T2 होगा, मतलब कोल्ड रेजरवायर का टेम्परेचर
T2 होगा और इसकी हीट को हम Q2 का नाम भी दे सकते हैं, और इसको हम हीट सिंक का नाम भी देंगे। इसको क्या नाम दिया था? हीट सोर्स। इसको क्या नाम दे सकते हैं? हीट सिंक का नाम भी दे सकते हैं। तो इसका भी आप लोगों के पास क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? इनफिनाइट होता है। लेकिन ये क्या है? कोल्ड रेजर्वायर है, मतलब यहाँ पे आप लोगों के पास मतलब बहुत ज़्यादा हीट को ये क्या कर सकता है? अब्जॉर्ब कर सकता है। जो आप लोगों के पास हीट सिंक है, इसके जो टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें बहुत ज़्यादा इसके अगर हीट सिंक से हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को पास करें तो इसके टेम्परेचर पे कोई ख़ास नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे पास इसका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। अब यहीं पे इसकी कंसिडरेशन मैंने यहीं पे लिखी है, जो ये मैंने लिखा है। तो एक सिलेंडर हैविंग कंडक्टिंग बेस ओनली। अच्छा, एक और चीज़ रह गई थी, वो हमारे पास क्या था कि हमारे पास क्या होता है? एक सिलेंडर होता है, और उस सिलेंडर जो है हमारे पास, ये सिलेंडर होगा, और इसकी जो हमारे पास जो वॉल्स हैं वो क्या होंगी? इंसुलेटिंग होंगी। क्या होंगी? इंसुलेटिंग। और इसके ऊपर हमारे पास जो पिस्टन है, जो पिस्टन इसके ऊपर रखा होगा हमने सिलेंडर के ऊपर, वो भी क्या होगा? इंसुलेटिंग होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? इंसुलेटिंग होंगी, ताकि नो हीट ट्रांसफ़र हो सके आउटसाइड द एटमॉस्फेयर या आउटसाइड द एनवायरनमेंट। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हूँ। अ सिलेंडर हैविंग कंडक्टिंग बेस ऑन, ये समझाने के लिए था। अब पेपर में लिखेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे, अ सिलेंडर हैविंग कंडक्टिंग बेस ओनली, कि आप लोगों के पास एक सिलेंडर है जो उसकी जो बेस है, ये वाला हिस्सा है, वो जस्ट क्या है? कंडक्टिंग है। वहाँ से क्या हो सकती है? हीट एंटर हो सकती है या लीव कर सकती है इस सिलेंडर के अंदर। बकाया जो हमारे पास जो वॉल्स हैं वो क्या है? आप लोगों के पास इंसुलेटिंग है। वो जो यहाँ पे लिखा है, वाइल द वॉल्स एंड पिस्टन आर इंसुलेटिंग, और जो इसके अंदर हम गैस एंटर करेंगे वो हमारे पास क्या होगी? आइडियल गैस होगी। अब इसके अंदर हम गैस भी डाल सकते हैं, कोई लिक्विड भी डाल सकते हैं। अगर गैस लेंगे तो हमारे पास वो क्या होगी? आइडियल गैस होगी। अब हमारे पास आ गया है कार्नोट साइकिल। अब इस डायग्राम को ज़रा मुझे रिमूव करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि हमारे पास कार्नोट साइकिल में सबसे जो हमने कहा कि दो प्रोसेस होते हैं, एक आइसोथर्मल, एक एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस है कार्नोट साइकिल में वो क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन से जब भी वर्ड आएगा तो आपसे इससे मुराद ये होगा कि आप लोगों के पास जो लिक्विड है या फ्लूइड है या गैस है, जो भी आप लोगों के पास चीज़ है वो क्या हो रही है? ठहर रही है। उसका क्या हो रहा है? प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और वॉल्यूम, एक्सपेंशन होने से चीज़ का वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हमारे पास हमने क्या करना है, इस जो हमारे पास जो गैस होगी उसको आइसोथर्मली एक्सपेंड करना है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर मतलब यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, मतलब गैस जो आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास हमने ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी हुई है। अब आप कहेंगे सर आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आप हीट एंटर करा रहे हैं इस सिलेंडर के अंदर इसके बेस के थ्रू। तो इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखने का मतलब भी यही है कि अगर इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आए तो हम उसको हीट देकर उसका टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। इसका मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहना। अब जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे। जैसे वो एक्सपैंड करेंगे तो उनका आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यू अमाउंट ऑफ हीट देने से इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? गैस का इंक्रीज़ हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। अब प्रेशर जैसे डिक्रीज़ होगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम होने लगेगा।
अब इस टेम्परेचर को हमने कम नहीं होने देना, हमने क्या रखना, कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट रखने के लिए हमने क्या नीचे रखा हुआ है, हॉट रेजरवायर या क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम क्या हॉट रेजरवायर से इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये गैस ऊपर जाती जाएगी इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से इसको ट्रांसफ़र होती रहेगी ताकि इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब हमने अगला प्रोसेस क्या करना है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब जो हमारे पास ये जो प्रोसेस था इसमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे थे और टेम्परेचर इसका क्या था, T1 टेम्परेचर है जो हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या गैस का। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा इस जो हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन था फर्स्ट स्टेप, उसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट करा। तो ये आप लोगों के पास PV ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। तो ये हमारे पास प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम है, और यहाँ पे वॉल्यूम इस साइड पे मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कम, यहाँ पे प्रेशर भी कम। अभी देखो प्रेशर यहाँ पे है, प्रेशर मतलब मैक्सिमम था पहले, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे देखो प्रेशर कम हो रहा है। तो मैं आपको बता चुका था कि प्रेशर इसका क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम क्या हो रहा है, हीट देने से इसको वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका इंक्रीज़ कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हमने इसको AB कर्व से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो कर्व होती है हम इसको हाइपरबोला बोलते हैं, लेकिन हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, इसको आइसोथर्म बोलते हैं। वैसे इसे हाइपरबोला, लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे तो इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म कर्व बोलेंगे। नेक्स्ट में देखें हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब है कि ना ही कोई हीट एंटर होगी, ना ही इस सिस्टम को हीट लीव कर सकती है। तो ये कैसे मुमकिन होगा, जब हम क्या कर देंगे अपने सिलेंडर को उठा के ऐसी जगह पे रख देंगे जो जिसका जो बेस है वो भी क्या हो, इंसुलेटिंग हो। बेस इंसुलेटिंग होने का मतलब है कि वो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा, उसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। पहले तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही थी, लेकिन अब हमने यहाँ से भी हीट देना बंद कर दिया। अब जैसे इसको उतार के हम इधर रखेंगे तो इसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टिल क्या करेंगे, उनमें क्या होगी, उनके वॉल्यूम में क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। इसलिए इसने लिखा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, मतलब हीट तो नहीं मिल रही लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है और प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ था, ये दूध उबलने के लिए रखा हुआ था, हमने उनको हीट दी दूध को, तो वो क्या हो गया, बॉयल होना, मिल्क क्या होने लगा, बॉयल होने लग गया, और उसका क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लग गया और प्रेशर डिक्रीज़ होना। हमने उठा के उसको, ये हमने क्या करे, चूल्हे से उठा के यहाँ पे रख दिया। आप लोग जब देखते हैं कि जब हम उबलते हुए दूध को नीचे उतार के रखते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टिल क्या होते हैं ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है, ऊपर आ रहे होते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें उनके मॉलिक्यूल्स में एक्सपेंशन हो रही है और उसका प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया, BC कर्व से। BC कर्व में प्रेशर स्टिल क्या हो रहा है आप लोगों के पास, यहाँ पे देखें प्रेशर यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे मौजूद प्रेशर स्टिल क्या हो रहा है आप लोगों के पास, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्रेशर आ चुका है। प्रेशर स्टिल क्या हो रहा है आप लोगों के पास, डिक्रीज़ हो रहा है, और वॉल्यूम स्टिल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन टेम्परेचर में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया है। अब क्या है, टेम्परेचर क्या हो गया इसका, T2 टेम्परेचर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास टेम्परेचर कुछ और था, यहाँ पे तो आपको पता है जो कार्नोट साइकिल है वो दो टेम्परेचर के दरमियान ही क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। तो इसको मैंने लिखा था, गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली अंटिल टेम्परेचर ड्रॉप्स टू T2, ठीक हो गया। और उसकी कर्व हमारे पास क्या होगी, BC कर्व होगी। आगे हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन का लफ्ज़ जब भी आएगा तो आप इससे मुराद ये लेंगे कि आप लोगों के पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ऐसे सिकुड़ रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास इसमें वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, किसमें, कंप्रेशन में। लेकिन प्रोसेस कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस से मुराद वही आप लोगों के पास क्या है, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आप लोग क्या करते हैं, इसी क्या करते हैं, सिलेंडर को उठा के एक कोल्ड रेजरवायर के ऊपर रख देते हैं। कोल्ड रेजरवायर से मुराद आप लोगों के पास कि यहाँ पे यूँ समझें कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या रख दिया, बर्फ़ रख दिया इसके नीचे सिलेंडर के।
अब आप लोगों के पास इसमें हीट क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। वो अलग बात है कि जो हमारे पास यहाँ पे हीट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ आप लोगों के पास क्या होगी, जो हीट होगी वो आप लोगों के पास इस हीट को, हीट तो नहीं कह सकते इसको, हम मतलब कह सकते हैं कि आप लोगों के पास जो इसका जो टेम्परेचर हम जो दे रहे हैं वो क्या है, वो कोल्ड टेम्परेचर है, या हम जो टेम्परेचर देंगे वो कोल्ड रेजरवायर से देंगे। तो आपको पता है जैसे क्या करेंगे, इसको एक बर्फ़ के ऊपर हम रख देंगे, नीचे हमने अगर बर्फ़ रख दी है इस सिलेंडर के नीचे, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो एक्सपैंड हुए थे वो क्या होने, उनका जो वॉल्यूम है वो क्या होना शुरू कर देगा, डिक्रीज़ होना शुरू कर देगा। अब वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर के इंक्रीज़ करने से आप लोगों के पास इसका टेम्परेचर क्या होना शुरू कर देगा, बढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन हमने टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना है बल्कि कांस्टेंट रखना है, जिसकी वजह से हमने नीचे क्या रखा हुआ है, कोल्ड रेजरवायर रखा हुआ है, ताकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो इसके जो कर्व है हम उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CD से। अब हमने पहले जो AB और BC में हमने क्या किया था, हमने थोड़ी सी हीट दी थी, तो गैस ने हमारे पिस्टन के ऊपर वर्क किया था, मतलब सिस्टम के ऊपर हमारे सिस्टम ने हमारे लिए काम किया था। अब हमने सिस्टम के लिए काम करना है, मतलब हमने सिस्टम के ऊपर काम करना है C से, ताकि वो दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट तक A तक पहुंच सके। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसका जो हमारे पास जो पिस्टन था उसको हमने क्या किया था, कंप्रेस किया है। सिस्टम के कंप्रेस करने से इसका वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है, और इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हुआ है। और हीट क्या होगी इसकी, आप लोगों के पास टेम्परेचर बढ़ना तो चाहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, नीचे से हमने सिस्टम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए कोल्ड रेजरवायर प्रोवाइड किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास ये जो सिलेंडर है इसको हमने उठा के क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। अब स्टिल क्या होगा, इसके ऊपर हम प्रेशर क्या कहते हैं, हम पिस्टन से इसके ऊपर प्रेशर लगाते रहेंगे, और हमारे पास इसका जो हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं मज़ीद कंप्रेस हो जाएंगे। अब हमने जो क्या हुआ है, नीचे से कोई हमारे पास इसमें ना कोई हीट एंटर हो सकती है, ना आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें ना हीट लीव कर सकती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोगों के पास एडियाबैटिक कंप्रेशन कहेंगे। तो ये क्या होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए। आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे ही कंप्रेस होंगे तो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये आप लोगों के पास ये वाली कर्व आएगी, तो ये क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, इंक्रीजिंग प्रेशर को। और वॉल्यूम क्या हो रहा है आप लोगों के पास यहाँ पे देख सकते हैं, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होता है तो आपको पता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जो टेम्परेचर ये बढ़ेगा, हमने इस टेम्परेचर इसको तब तक पिस्टन को कंप्रेस करते रहना है जब तक कि इस गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर T1 तक ना पहुंच जाए। मतलब जो स्टार्ट में इसका जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर तक हम इसको पिस्टन को क्या करते रहेंगे, कंप्रेस करते रहेंगे, ताकि इन गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर आ जाए। तो इस तरह जिस तरह साइकिल ने स्टार्ट किया था T1 टेम्परेचर से, T2 टेम्परेचर पे गया, फिर T2 टेम्परेचर दोबारा T1 टेम्परेचर पे आ गया, तो हमारे पास ये जो साइकिल है कंप्लीट हो गया। इसलिए हम इसको कार्नोट साइकिल का नाम देते हैं कि ये पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। और ये कार्नोट साइकिल आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल भी दे सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल भी दे सकते हैं कि ये आप लोगों के पास जो कार्नोट साइकिल है ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इसकी हमने एफिशिएंसी निकालनी है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने जो वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे लिया था, गैस ली थी, वो क्या है, रिटर्न कर गई अपनी इनिशियल स्टेज के ऊपर। तो हमें पता है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहाँ पर अगर पहुँच गए तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो ना हुआ, तो चेंज इंटरनल एनर्जी नहीं हुआ तो हमारे पास चेंज इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास डेल्टा क्यू अमाउंट देते हैं तो वो क्या करती है, वर्क करती है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो। तो हमारे पास जो हमने हीट दी, जो चेंज इन हीट आया वो क्या आया, Q1 से Q2 तक हमारे पास हीट आया। मतलब हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट
इस हमने कोल्ड हॉट रिजर्वायर से हमने प्रोवाइड की इन गैस के मॉलिक्यूल्स को, उन्होंने अपना टेम्परेचर रेज़ किया T1 से T2 तक, और हमारे पास इसकी जो लास्ट अमाउंट ऑफ, और कुछ उसने जो हमारे पास जो टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हुआ है उसमें क्या हुआ कि आप लोगों की जो गैस ने उसने क्या किया, वर्क, कुछ तो वर्क किया है ये टेम्परेचर से या Q1 हीट से, और दूसरी जो उसके पास जो एक्स्ट्रा हीट थी उसने क्या किया, कोल्ड रिजर्वायर से क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो यहाँ पे Q2 हीट है, ये वो हीट है जो इन्वायरमेंट में आ गई है या कोल्ड रिजर्वायर में आएगी है, जो हमारे पास इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इस हीट को, ये क्या होगी हमारे पास वेस्ट हो गई है। तो Q1 माइनस Q2 इजिकल टू W के बराबर आ जाएगा। मैंने इस तरह इसको लिखता है W इजिकल टू Q1 माइनस Q2, ये इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब एफिशिएंसी जो होती है हमारे पास वो उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में भी है, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये दिखाई देगा सिंबल ईटा। तो ईटा क्या होता है आप लोगों के पास, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट हमारे पास क्या है, हमने वर्क लिया है किससे, गैस से, और इनपुट में हमने क्या दिया था, Q1 हीट दी थी। ठीक है, Q1 हीट दी थी, उसने क्या किया था, वर्क किया था, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसने क्या कर दिया था, हॉट रिजर्वायर को ट्रांसफ़र कर दी थी, जो कि हमारे पास वेस्ट कंसीडर होगी। तो हमारे पास W, हमारे पास आउटपुट W, वर्क आपने पास वर्क आपने हासिल किया, और Q अमाउंट ऑफ हीट दी थी। अब W किसके बराबर है, हम इक्वेशन नंबर 1 में प्रूफ कर चुके हैं, वो किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 के। अगर हम इसको अलग-अलग करेंगे तो Q1 ओवर Q1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस Q2 ओवर Q1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब Q2 हमारे पास क्या था, हीट ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर, तो इसको QC से भी हीट ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, और Q1 हमारे पास क्या था, किसकी हीट थी, हॉट रिजर्वायर की, तो हम इसको QH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हीट ऑफ हॉट रिजर्वायर। और QC के ऊपर हमारे पास मतलब कोल्ड रिजर्वायर का जो हमारे पास जो टेम्परेचर, QC जब हम हीट हमारे पास होगी तो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा TC होगा, मतलब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। तो QC की जगह हम TC लिख सकते हैं, और इस तरह QH की जगह हम क्या लिख सकते हैं, TH लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर को हमने क्या नाम दिया था, T2 का नाम दिया था। ठीक है, और हमारे पास जो टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर था उसको हमने T1 का नाम दिया था। तो यहाँ से हमारे पास अगर हमने परसेंटेज एफिशिएंसी, ये तो हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला होगा, अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो तो हमने क्या कर देना है, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है, या आप लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करें। अब इसकी 100% एफिशिएंसी कब होगी, जब ये वाला फैक्टर क्या हो जाए, ज़ीरो। और ये वाला फैक्टर कब ज़ीरो होगा, ये T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर कब ज़ीरो होगा, जब आप लोगों के पास T2 मतलब T2 हमारे पास ये सारा फैक्टर ज़ीरो कब होगा, जब ऊपर T2 क्या हो जाए, ज़ीरो। ज़ीरो ओवर T1 ज़ीरो हो जाएगा। या आप लोगों के पास अगर इसको ज़ीरो नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोग T2 को ज़ीरो कर सकें, तो फिर क्या करें, T1 को क्या कर दें, इन्फिनाइट कर दें। T1 इन्फिनाइट का मतलब आप लोगों के पास जो टेम्परेचर T1 है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, इन्फिनाइट टेम्परेचर हो। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है कि आप लोग इन्फिनाइट टेम्परेचर हासिल कर सकें, और आप लोगों के पास जो टेम्परेचर मतलब आप लोगों के पास टेम्परेचर T2 ना हो, मतलब कोल्ड रिजर्वायर में कुछ अमाउंट ऑफ हीट वेस्ट ना हो, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल अगर तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आप लोगों के पास जो कार्नोट इंजन है उसकी 100% एफिशिएंसी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसे कहते हैं कि आप लोगों के पास क्या है, थ्योरेटिकल इंजन है, थ्योरेटिकल हीट इंजन है, जिसको जस्ट उसने सादी कार्नोट ने जस्ट क्या किया था, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था, उसके वर्किंग पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था, और उसके प्रोसेस को दो प्रोसेस बताया था कि ये जस्ट आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को यूज़ करके किया जा सकता है। तो ये थ्योरेटिकल इंजन है, इसकी 100% एफिशिएंसी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह आप लोगों के पास रियल लाइफ में कोई भी चीज़ आइडियल टीचर हो जाए, जो आप लोगों के पास आइडियल पर्सनैलिटी देख लें, या आप लोगों के पास
आइडियल कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती हमारे रियल लाइफ में। तो ये आप लोगों के पास जस्ट क्या होगा कि ये हम इसको आइडियल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये आइडियल जैसा हीट इंजन जैसा कोई ऐसा इंजन है नहीं हमारे पास। तो बकाया इसका थोड़ा सा पार्ट रहता है, उसको अगली वीडियो में